उत्तर प्रदेश में पीसीएस और आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा के लिए छात्रों ने आंदोलन किया तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा को तो रद्द कर दिया और मान गए कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, लेकिन आरओ एआरओ को लेकर अभी समिति गठित होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। आरओ एआरओ के छात्र अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग की तरफ से बनाया गया जो परसेंटाइल का फॉर्मूला है उस पर ही उनको आपत्ति है। ये जो आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया था, ये नोटिफिकेशन है, ये आयोग की तरफ से जारी किया गया था। धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी उप सचिव हैं, उनकी तरफ से ये फॉर्मूला दिया गया कि कैसे ये कैलकुलेट होगा। हमारे साथ उत्कर्ष जी हैं, उनसे ही जानेंगे भी कि ये किस तरीके से फॉर्मूला काम करता है, क्या है। उत्कर्ष जी, ये कैसे फॉर्मूला ये आयोग की तरफ से दिया गया, इसी की तरीके से परसेंटाइल निकलेगा बच्चों का आरओ एआरओ में? जी, इसी तरीके से, लेकिन ये परसेंटाइल निकालने का फार्मूला है। कैसे क्या होगा, कितने कैलकुलेशंस होंगी? कैलकुलेशंस इसमें देखिए, ये परसेंटाइल है, ये व्यक्तिगत स्कोर आपका जो होगा और व्यक्तिगत जो रैंक होगी उसके आधार पे परसेंटाइल निकाली जाएगी किसी सिंगल शिफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो है जितने शिफ्ट होंगे उसको मर्ज करके किस तरीके से सामान्यीकरण होगा वो बताया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बाद में होगा? नॉर्मलाइजेशन बाद में होगा, बाद में मतलब अभी इसमें फॉर्मूला नहीं बताया गया है, ये भी एक मुद्दा है अभी छात्रों का, नॉर्मलाइजेशन का। इसमें कैलकुलेशन क्या होगी, क्या इसमें कैलकुलेशन में क्या मतलब आपत्तियां हैं बच्चों की? पूरा समझा देना चाहता हूँ। ये परसेंटाइल स्कोर है क्या, यहाँ पर ये फार्मूला दिया है कि PIJ मतलब परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल स्कोर है PIJ, ठीक है। XIJ क्या है? एक्चुअल मार्क्स। ये एक्चुअल मार्क्स हैं जो कोई कैंडिडेट रॉ मार्क्स जो हैं वो पाएगा। और यहां पर दिया है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग रॉ स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू X। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 90 मार्क्स पाए हैं तो उसके बराबर अर्थात 90 पाने वाले और उसके नीचे अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है वो यहां पर आएगी। अच्छा, ठीक। और ये NJ जो है मतलब कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं परीक्षा में, और यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। इस फॉर्मूले में यही दिक्कत है। यहाँ से सामान्यीकरण में और ज़्यादा समस्या आएगी क्योंकि दोनों शिफ्ट में समान कैंडिडेट्स तो इम्पॉसिबल है कि सम्मिलित हों, अंतर आएगा। किसी शिफ्ट में ज्यादा बच्चे बैठेंगे, किसी शिफ्ट में कम बैठेंगे, किसी शिफ्ट में ज़्यादा रहेंगे, किसी में कम रहेंगे। ये संख्या बहुत ज़्यादा भी घट बढ़ सकती है, ऐसा भी देखा गया है कि हो सकता है पहले शिफ्ट में 2 लाख आए, दूसरे शिफ्ट में हो सकता है कि 1.5 लाख ही आए, तो 50,000 का ये अंतर हो जाएगा। और ये अंतर आपको सीधे स्पष्ट रूप से जो मेरिट बनेगी उसमें भी देखने को मिलेगा। साधारण भाषा में अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट करके आप समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके लिए नीचे पेज पर जाते हैं आपको समझाने के लिए। इसको थोड़ा अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 2 शिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये सिंगल, ये पहला शिफ्ट है और ये दूसरा शिफ्ट है। नंबर ऑफ कैंडिडेट मान लीजिए पहले शिफ्ट में जो भाग ले रहे हैं 100 हैं, दूसरे शिफ्ट में भाग लेने वाले कैंडिडेट की संख्या 110 है, ठीक। कोई कैंडिडेट मान लीजिए यहाँ पर 80 अंक पा रहा है, 80 मार्क्स पा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो भी 80 मार्क्स पा रहा है, दोनों के मार्क्स सेम हैं। मैं एक केवल देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, कैंडिडेट्स की वेरिएशन है हाँ, केवल, हाँ। ठीक है, मार्क्स ही नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये 80 मार्क्स पा करके यहाँ पे अगर 5th रैंक पा रहा है तो दूसरे शिफ्ट में सिंपल और कठिन के आधार पे इसकी रैंक पे भी इफेक्ट आएगा। हो सकता है पहली रैंक हो इसकी, हाँ, शिफ्ट में पेपर के ऊपर, जी, हो सकता है पहली रैंक हो इसकी, या हो सकता है इसकी रैंक 10वीं हो। यहाँ पे हम 10 मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये 5th है और ये 10th है। रैंक ये शिफ्ट में बनेगी। ये किसके आधार पे रैंक बन रही है? अंक के आधार पे बन रही है, जैसे पहले बना करती थी जब सिंगल शिफ्ट में परीक्षा होती है। तो ये हर एक शिफ्ट वाइज रैंक बनी, ये शिफ्ट वाइज रैंक बनी है। बनी है। अभी रैंक की बात हो रही है, परसेंटाइल की बात नहीं हो रही ठीक है। अब हम परसेंटाइल निकालेंगे। परसेंटाइल जो फॉर्मूला दिया गया था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अर्थात जिनका अंक 80 के बराबर है या 80 से नीचे है, वो कितने हैं आपके नीचे। तो मान लिया ये 100 है, इसमें से आप 5 को घटा दिए, ठीक है। ये जो रैंक है इसका
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं ये सेम रहेगा, ठीक, और इनटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटाइल 95। स्कोर। ये 95 आ गया। तो 95 इसका परसेंटाइल स्कोर है पहले शिफ्ट में किसी कैंडिडेट का। सेकंड शिफ्ट में आते हैं, यहाँ पे 10th रैंक थी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर 110 थे। सेम चीज निकालेंगे सेम फार्मूले से, 110 माइनस 10 बाई 110, ये सेम रहेगा, ध्यान रखना है, और इंटू 100, ये जो आएगा वो आ जाएगा 90.90 समथिंग, ठीक है। तो सेम अंक प्राप्त करके ये तो बड़ा अंतर आ जाएगा। Yes. सेम नंबर में 95 आया है और उसमें 90.90, 5 Yes. का सीधे अंतर है। ये 5 का सीधे अंतर। तो ये देखिए, एक मैंने आपको केवल एक नजरिया बताया है, इसमें बहुत सारे सीन्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पेपर कठिन था, कौन सा सरल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमैनिटी में यही तो नहीं तय किया जा सकता है, जो आपने पढ़ा है वो सरल है, जो नहीं पढ़ा है वो कठिन हो जाता है। सामान्य सी बात यही है। तो ये फॉर्मूले को लेकर ही बच्चों का विरोध है। फार्मूले के बारे में तो सच बताएं बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। विरोध इस बात का है कि 2 शिफ्ट में आप अंतर कैसे करोगे। इतिहास भूगोल के 2 प्रश्नों में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो कि ये सरल है या कठिन है। मैथमेटिक्स में होता क्या है कि कुछ, जैसे कि एक फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। इसी को आप x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस xy, और इसको कहोगे आप इसका गुणनखंड करो तो वो कठिन हो जाएगा उसका फार्मूला निकालना। तो यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है स्पष्ट रूप से कौन सा सरल है कौन सा कठिन है, ठीक। लेकिन इतिहास और भूगोल के प्रश्नों में आप अंतर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कठिन है कौन सा सरल है। यही रीज़न है कि जो परीक्षाएं हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, वहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। वो पता चल जाता है किसमें कितना समय लगेगा, किसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। वहाँ पे नॉमिनेशन का उतना असर नहीं होता है, वहाँ भी डिफरेंसेस आते हैं। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स पे भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो ये है पूरा, ये परसेंटाइल का ये इशू है। परसेंटाइल है।